हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस तरीके से हम ई नोट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने वो पढ़ी नहीं है, 11th में आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी होगी, लेकिन हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ई नोट सेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हमारे पास सिर्फ क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करके हम ई नोट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई होती है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू दी हुई होती है। वो आई कहाँ से, तो उसी का के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है हमें, वो आई कैसे, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अगर हमारे को सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो जो SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एनोड और कैथोड दोनों के लिए प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब वो एनोड का काम भी करेगा और कैथोड का भी काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंस द इलेक्ट्रोड potential of a single electrode, of a single electrode, since the electrode potential of a single electrode cannot be measured directly, cannot be measured directly, so it is combined with a reference electrode, so it is combined with a reference electrode। और जो अपने पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा उसका हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पता होगी। टू मेक ए कंप्लीट सेल, टू मेक ए कंप्लीट सेल, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट सेल बना सकते हैं। अब देखो यहाँ अपने पास जो मेन पॉइंट है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो अपने पास होगा उसका हमें ई नोट सेल की वैल्यू पता होगी, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है वही हमारा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE। इसके थ्रू पहले तो हमने बोल दिया कि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, और बाद में मैं आपको कह रहा हूँ कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो नेक्स्ट हमारे को किसके बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। इसको हम कंसंट्रेशन सेल के नाम से भी जानते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो तुम्हारे को क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है। एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लेने के बाद हमारे को उसके अंदर एक एसिडिक सॉल्यूशन फिल करना है। क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन फिल करना है। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक एसिडिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। और जो हमने एसिडिक सॉल्यूशन फिल किया है उसके अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन जो फिल किया है उसके अंदर हमारे को क्या कर, उसकी कंसंट्रेशन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H+ एक्वस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। हमारे को वही एसिडिक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल करना है जिसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इसके अंदर हमारे को एक इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे को एक प्लेटिनम वायर से एक इलेक्ट्रोड यहाँ यूज़ करना है। एक क्या लेंगे हम, प्लेटिनम वायर लेंगे और वहाँ से एक इलेक्ट्रोड यहाँ इसके अंदर लटका देंगे और इससे यहाँ हम हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे। अब जो हमने ये इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया है प्लेटिनम वायर से, ये जो इलेक्ट्रोड होगा, दिस इलेक्ट्रोड इज प्लेटिनम वायर कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक से उसको क्या करेंगे, कोटेड करेंगे और इसके यहाँ हम बांध देंगे, मतलब किससे, प्लेटिनम वायर से। अब जैसे ही तो ये हमारे पास क्या होती है, ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन है। एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखो, जो जैसे तैसे, अब किसी को भी इसकी ई नोट सेल वैल्यू मतलब पता नहीं थी, तो इसकी आर्बिट्रेरली हमने वैल्यू जो मान ली, ई नोट सेल की वैल्यू वो क्या मान ली, 0 मान ली। जैसे तैसे लोगों ने जुगाड़ करके ये चीज़ पता लगाया कि भाई इससे हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको हमारे को ई नोट सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो वैसे पता नहीं है, आर्बिट्रेरली क्या किया गया, इसकी जो वैल्यू है वो क्या ले ली गई, 0 ले ली गई। तो आप यहाँ एक पॉइंट डाल के लिख सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE इज arbitrarily taken as 0, क्या ली जाएगी, टेकन एज 0। इसकी वैल्यू हमारे को बता दी गई कि इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर्बिट्रेरली 0। अब जो यहाँ प्लेटिनम वायर हमने यूज़ कर रखा है, ये प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होना चाहिए। दूसरी, इसके अंदर जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। तो ये तो था हमारे पास SHE। तो हम इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्यार से बुलाते हैं SHE और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जा सकता है। सेकंड, अब मैंने बताया था कि ये अपने पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर हम इसको, जब हमारे को एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके साथ हम उस एलिमेंट के साथ इसको रखेंगे और वहाँ से हम एक कंप्लीट सेल बना सकते हैं। अब जैसे ही कंप्लीट सेल बनाएंगे तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एनोड की तरह भी काम करेगा और कैथोड की तरह भी। मतलब कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये उस एलिमेंट अगर अपने पास मोर रिएक्टिव होगा इससे, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा, मतलब कि कैथोड पे प्रेजेंट होगा। अगर लेस होगा तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एनोड पे। तो ये अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन वो देखा जाएगी कि वो अपने पास किस एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये एनोड और कैथोड दोनों पे प्रेजेंट हो सकता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब सेकंड, इसके अंदर देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ई नोट। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो H2 गैस से चेंज होगा H+ में, तो भी वैल्यू क्या होगी इसकी, 0। देखो यहाँ 0 से प्लस में गया तो ये क्या हो रहा है,
तो ये भी क्या होगी 0, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी जो SHE की वैल्यू है वो भी क्या होगी 0। तो ये दोनों वैल्यू हमारे को क्या रखनी है ध्यान। और जब हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा तो उसके बेस पे ये एनोड पे भी और कैथोड दोनों पे काम करेगा, वो देखेंगे हम किस एलिमेंट के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी के बेस पे हम कोई भी अपने पास एलिमेंट दे रखा है उसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेंगे इसी का, देखो अब मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अपने को जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको मैं किसके साथ कंबाइन करूंगा, SHE के साथ कंबाइन करूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अब जिंक मोर रिएक्टिव है तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो जिंक क्या होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो अब देखो इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। अब ये अगर हाइड्रोजन से देखो SHE से मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये ऑक्सीडेशन होगा जिंक। अब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक तो एनोड पे होगा और हम जो कैथोड लेंगे वो किसका लेंगे, हाइड्रोजन का। तो मैंने बताया कुछ ऐसे जैसे अपने पास नॉन मेटल्स क्लोरीन फ्लोरीन वहाँ लेंगे तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो हम एक एग्जाम्पल जिंक और इसी का लेते हैं और वहाँ से देखो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसकी आर्बिट्रेरली वैल्यू ली गई है क्या, 0 मान ली गई थी। तो अब हमने एक जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो एक कंटेनर ले लिया ये। अब इस कंटेनर के अंदर हम जो सॉल्यूशन फिल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या करेंगे, Zn2+ आयन। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन फिर से क्या होनी चाहिए अपने पास, 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक जिंक इलेक्ट्रोड रखेंगे। अब ये हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड। अब जिंक इलेक्ट्रोड को रख दिया, सेकंड हम क्या करेंगे, इसी के अंदर दूसरा अपने को क्या लेना है, कैथोड पे। अब देखो जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या होगा, एनोड होगा अपने पास। अब दूसरा इलेक्ट्रोड क्या लेंगे हमने, SHE अभी बताया था मैंने, क्योंकि अपने को जिंक के लिए क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर अब हमने SHE पढ़ लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, H+ आयंस की कंसंट्रेशन होगी और कितनी होगी वो 1 मोलर। और ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, मतलब कि रिडक्शन होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखेंगे। और यहाँ से इसमें क्या करेंगे, H2 गैस फिल कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लेटिनम वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रोड बांध देंगे यहाँ। और ये इलेक्ट्रोड मैंने बताया था प्लेटिनम वायर जो है वो कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। अब जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रोड रखा, अब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये दोनों को हम इन दोनों को किससे कनेक्ट कर देंगे, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू इनको कनेक्ट कर देंगे हम। अब जैसे ही मैंने इनको कनेक्ट किया तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये होगा। SHE के लिए अपने पास क्या होगा, 1 मोलर। और इसके अंदर हम एक क्या रख देंगे, सोल्ट ब्रिज भी यूज कर लेंगे। ये हमने एक इसके अंदर सोल्ट ब्रिज यूज कर लिया। तो ये कंप्लीट सर्किट तो बन गया। अब देखो यहाँ अपने पास क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करूँगा, मैंने कोई एक एक्सटर्नल बैटरी यूज कर ली इसके अंदर। अब जैसे ही मैंने एक्सटर्नल बैटरी रखी
तो देखो एक्सटर्नल बैटरी रखेंगे तो जब मैं एक्सटर्नल बैटरी से उसका वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम आएगा जब ये गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अपने को क्या करना है, इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी लेनी है और उस एक्सटर्नल बैटरी का जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाता गया तो ये जो डिफ्लेक्शन शो करता है अपने पास, जो ये सेल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि मैं ये कहना चाहूँ कि ये करंट बंद हो जाएगा, इस सेल से जो करंट फ्लो होता है वो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसको ही हम क्या बोल लेंगे, ई नोट। अब देखो कैसे कैलकुलेट, हमने एक्सटर्नल बैटरी ली, उसकी वोल्टेज बढ़ाते गए, यहाँ डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ये डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो उसी से अपने को आइडिया आ गया कि इसका ई नोट सेल कितना है। तो देखो हमने इसका ई नोट सेल जब कैलकुलेट किया तो इसका ई नोट सेल जैसे कैलकुलेट किया तो इसका जो ई नोट सेल आया जिंक का, वो क्या आया, 0.76 वोल्ट आया। इस तरीके से कैलकुलेट किया गया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिंक को रखा गया और वहाँ फिर एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई गई, उस बैटरी के थ्रू वोल्टेज इंक्रीज किया गया जब तक ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, जब तक अपने को वोल्टेज इंक्रीज करनी है। तो उस तरीके से अपने पास जो कैलकुलेट होके आया ई नोट सेल, वो अपने पास है 0.76 वोल्ट। ऐसे ही क्या किया गया, कॉपर के साथ किया गया, कॉपर और SHE को, तो वहाँ से जो वैल्यू आई ई नोट सेल की वो आई 0.34। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने भी ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हमारे को दे रखी हैं वो सारी किस तरीके, इसी के बेस पे कैलकुलेट की गई थी। इसकी वैल्यू ले ली गई जीरो। तो देखो अब यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू तो हमने पढ़ रखा है। ई नोट क्या होता है, ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यही होता है ना। तो अब यहाँ से देखो ई नोट कैथोड, ई नोट सेल, तो मैं कैथोड के लिए भी क्या यूज करते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड की भी क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ई नोट कैथोड, कैथोड क्या है अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल, तो H पॉजिटिव चेंज टू H2 माइनस ई नोट Zn 2 पॉजिटिव Zn, दोनों की क्या करनी है अपने को, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ ई नोट सेल की वैल्यू क्या है 0.76 वोल्ट, क्योंकि जिंक के लिए अपने पास इस सेल के लिए तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ गई 0.76 वोल्ट आ गई। अब ये अपने पास क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो, क्योंकि SHE की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ई नोट Zn 2 पॉजिटिव से जिंक। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अपने पास जिंक की जो वैल्यू है SRP वैल्यू क्या आ गई, जिंक की SRP वैल्यू आ गई अपने पास 0.67 वोल्ट, क्योंकि देखो यहाँ जो अपने पास है ई नोट Zn 2 पॉजिटिव से चेंज हो रहा है जिंक में, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू अपने पास आई है वो क्या, किसकी वैल्यू आई, या माइनस का, तो माइनस की हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास वो किसकी आई है, SRP वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, SRP की वैल्यू आई है। तो अब यहाँ से मैं किसकी कैलकुलेट कर सकता हूँ, SOP कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था दोनों की वैल्यू SRP एंड SOP इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 0.67 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारे पास SRP की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई इस सेल से। किस तरीके से, ई नोट सेल की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 0.76 वोल्ट, वहाँ से जब हमने पुट किया ई नोट कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास किसकी, जिंक की SRP वैल्यू आ गई। और SRP से हम क्या बता सकते हैं, उसकी SOP वैल्यू बता सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट किया गया किसका, हर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है, किसी भी एलिमेंट को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद उससे हमने क्या कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल किसका किया था अभी, जिंक और जिंक को किसके साथ कंबाइन किया था, SHE के साथ, और वहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो क्या आई थी अपने पास 0.76 वोल्ट। और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, ई नोट सेल क्या होता है अपने पास, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, SRP वैल्यू आई थी -0.76 वोल्ट। तो वहाँ से हम SOP लिख सकते हैं 0.76 वोल्ट। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम अदर एलिमेंट्स के लिए भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट
सेल की वैल्यू कैलकुलेट, मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ उसके बाद एक अपने को स्टेटमेंट लिखने हैं, वो स्टेटमेंट लिख लेना, टू मेजर द SRP और SOP of an element is combined with standard hydrogen electrode. It is combined standard hydrogen electrode to complete cell, to make complete cell and then it's देखो या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, एक कंप्लीट सेल बनाएंगे एंड देन इट्स स्टैंडर्ड EMF इज calculated standard EMF is calculated using potentiometer पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फ्रॉम विच द SRP कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, SRP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम SRP या SOP मेजर करनी होगी तो ऑफ एन एलिमेंट इट इज़ कंबाइंड विद ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेक कंप्लीट सेल एंड देन इट्स स्टैंडर्ड EMF इज़ कैलकुलेटेड। और जब हम स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करते हैं तो वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके, फ्रॉम विच द SRP कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो वहाँ से अपने पास जो वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वो क्या आई थी, SRP। तो ऐसे ही हम किसके लिए, अदर एलिमेंट्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हम अब पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहला तो जो सिग्निफिकेंस है, देखो इससे हमारे को एक प्रकार से इनको मैं एप्लीकेशंस भी बोल सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज the standard electrode potential values gives it tendency of an element to get oxidized and reduce। तो देखो अपने को जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसी भी एलिमेंट की जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अपने को दे रखी है तो वो अपने को क्या बताएगी, इट टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की या फिर क्या बताएगी, रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो एक तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है ई नोट सेल का वो ये है। कोई भी जब अपने को जैसे कि वैल्यू दे रखी है, ई नोट सेल की वैल्यू अपने को Zn2 पॉजिटिव चेंज टू Zn ये दे रखी है अपने को -0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को देख के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को देख के क्या बता सकते हैं कि उसका वो रिड्यूस होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है।
अब देखो इसी तरीके से हम बता सकते हैं, जब अपने को कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू दे दी, जैसे एग्जांपल की बात करें, एक अपने को दे दिया -1.50 वोल्ट और दूसरा एसआरपी दूसरे एलिमेंट के लिए दे दिया -0.75 वोल्ट। इस तरीके से हमारे को एसआरपी वैल्यू दे रखे हैं। जब हमारे को ये एसआरपी वैल्यू दे रखी हैं तो अब हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये अपने पास ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिड्यूस, मतलब कि कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा या कौन सा पहले रिड्यूस होगा। तो जब एसआरपी वैल्यू दे रखी है तो सीधी सी बात है रिड्यूस होना है, ऑक्सीडाइज तो होना नहीं है। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट रिड्यूस होगा, पहले रिड्यूस होगा। तो जब अपने को एसआरपी वैल्यू दे रखी है तो देखो अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। तो एसआरपी वैल्यू दे रखी हो या फिर एसओपी वैल्यू, एक एग्जांपल हम एसओपी का भी लेके करेंगे, लेकिन जब एसआरपी वैल्यू दे रखी है दोनों की तो मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू जो है, जो ज़्यादा मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी एसआरपी में से वो पहले क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो देखो इनमें से मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मोर पॉजिटिव वैल्यू है -0.75 वोल्ट। तो ये पहले रिड्यूस होगी, मतलब कि फर्स्ट रिड्यूस कौन सी होगी, जिसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, एसआरपी हो या फिर एसओपी, जो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो ही पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऐसे ही हम एसओपी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो अगर हमारे को एसओपी दे रखी है 0.76 वोल्ट और सेकंड दे दिया अपने को 0.34 वोल्ट, ये दो एसओपी वैल्यू हमारे को दे रखी हैं। जब इन दो वैल्यू, तो यहाँ से अपने को ये दोनों एसओपी वैल्यू दे रखी हैं, तो सीधी सी बात है हम ये देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों में से कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और इसमें भी क्या है, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू वो ही पहले रिड्यूस होगा। तो इसमें एसओपी देखो 0.76 वोल्ट ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरीके से हम जब हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो वहाँ से हम क्या बता सकते हैं, कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा पहले रिड्यूस होगा। तो इसके बेस पे हम देखो, अभी पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बेस पे फिर आप इनको नोट कर सकते हो। तो पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मोर पॉजिटिव इज द एसआरपी ऑफ एन एलिमेंट, more positive is the SRP of an element, more will be tendency, more positive is the SRP of an element, more will be its tendency, to get reduce। अभी मैंने यही बताया था, जिसकी मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू होगा वो ही उसकी टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी क्या होने की, रिड्यूस होने की, टू गेट रिड्यूस। ठीक है, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एंड बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ही वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ अपने पास क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो जो जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्या होने की, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्या बनेगा अपने पास, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मोर पॉजिटिव इज द एसओपी ऑफ एन एलिमेंट, more will be its tendency to get oxidized and better will be reducing agent, उतना ही बेटर क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो क्या बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे को क्या पता है इसमें मोर पॉजिटिव, जब एसआरपी वैल्यू दे रखे तो अपने को वहाँ क्या देखना है, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर वो पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा। जिसकी एसओपी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना ही जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हमारे को दे रखा है ई नोट ए चेंज टू ए पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपने को -1.25 वोल्ट। मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल सपोज करके लिख रहा हूँ। सेकंड जो अपने को ई नोट दे रखा है वो दे रखा है बी चेंज टू बी पॉजिटिव, और ये दे रखा है -2.37 वोल्ट। अब ये अपने को एग्जांपल दे रखे हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यू अपने पास कौन सी हैं, पहले ये देखते ही बता सकते हैं। देखो ए चेंज टू ए पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी चेंज टू बी पॉजिटिव यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या है अपने पास एसओपी वैल्यू है, और ये भी क्या है एसओपी वैल्यू। अब वो पहले तो क्वेश्चन करे तुम्हारे से, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑक्सीडाइज, इनमें से पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू है, किसकी, जिसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू है वो उतना ही जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जब ये अपने पास एसओपी वैल्यू दे रखी थी, इसमें मोर पॉजिटिव कौन सी है, देखो मोर पॉजिटिव ये है -1.25, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये कम है। तो ये अपने पास पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो ये बेटर क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसका क्या है, वैल्यू अपने पास लेस पॉजिटिव है, मतलब कम पॉजिटिव है, तो ये अपने पास बाद में क्या होगा, रिड्यूस, पहले रिड्यूस होना स्टार्ट होगा ये। अब इसी के बेस पे जब अपने को ये दे रखा है, एसओपी वैल्यू तो गिवन है, लेकिन इसमें से पूछे विच इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो अपने को तो एसओपी वैल्यू दे रखी है और पूछ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे क्या चाहिए, एसआरपी वैल्यू चाहिए। तो देखो एसआरपी वैल्यू और एसओपी में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से इसकी एसआरपी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी एसआरपी वैल्यू आ जाएगी 1.25 वोल्ट, और इसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो आ जाएगी 2.37 वोल्ट। तो अब एसआरपी में भी हम क्या चेक करते हैं, इसने पूछा बेटर ऑक्सीडाइजिंग, तो इनमें से कौन सा पहले रिड्यूस होगा, रिड्यूस वो होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। तो एसआरपी वैल्यू किसकी ज़्यादा पॉजिटिव है, बिग की, तो बिग की एसआरपी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बनेगा, बी। तो इनमें से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी हम देखेंगे तो किसके बेस पे देखेंगे, वो हम देखेंगे कौन सा पहले रिड्यूस होगा, जो पहले रिड्यूस होगा वो ही क्या बनेगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है उनके हिसाब से हम जिसकी ज़्यादा, देखो अगर अपने को एसआरपी वैल्यू दे रखी है तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा एसआरपी, तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, वही पहले रिड्यूस होगा। अगर एसओपी दे रखी है तो उसमें भी क्या देखना है अपने को, जितनी मोर पॉजिटिव वैल्यू उतना ही जल्दी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, एसआरपी में रिड्यूस। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, तो एक तो ये सिग्निफिकेंस हो गया, और उसको देख के हम ये बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। फिर हम जो नेक्स्ट जो बात आती है, देखो ये तो अपने पास क्या हो गई, सिग्निफिकेंस ले लिया। ऐसे ही हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, और स्पॉन्टेनिटी में जो अपने पास इनोट सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, वो भी एक प्रकार से क्या है, सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इनके बेस पे पहले हम क्वेश्चन करेंगे और फिर थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या, स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि कब अपने पास सेल फॉर्म होगा। जब भी हमारे को देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, इनोट सेल इज मस्ट, इनोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनोट सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव होगा, तो ही हम क्या बना सकते हैं, टू मेक ए सेल, तो ही उसका सेल बना सकते हैं। अगर अपने पास इनोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब कि लेस देन 0 आ गई, तो उसका हम सेल
नहीं बना सकते। तो थर्ड एप्लीकेशंस के बारे में भी या सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस की भी क्या करेंगे हम प्रैक्टिस। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपने को अगर वैल्यू दे रखे हैं और तुम उनको देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, सपोज करो हमारे को ए और बी ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास कोई चेंजमेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.77 वोल्ट और बी की वैल्यू दे रखी है हमारे को, दो एलिमेंट हैं और इनकी ई नोट वैल्यू दे रखी है। एक की जो ई नोट वैल्यू है, ई नोट सेल वो है ये, और बी की हमारे को दे दी 0.04 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारे को क्या दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं। अब तुम इनको ई नोट ये तो बता नहीं सकते कि ये SRP है या SOP, कोई अपने पास प्रेडिक्ट करने के लिए मतलब कि ई नोट ZN चेंज टू जैसे ऐसे लिख के दे देता है ई नोट A चेंज टू A पॉजिटिव, तो हम समझ जाते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिख के दिया तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो उसको प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे को कुछ भी नहीं दे रखा हो, मतलब ई नोट इस तरीके से दे रखा हो कि उनको देख के हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे को क्या मानना पड़ेगा कि वो SRP वैल्यू ही दे रखी है। जब भी हमारे को नथिंग मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रखी है कि ये कौन सी वैल्यू है, SRP है या SOP वैल्यू, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि वो SRP वैल्यू क्या है, गिवन है, तो वो SRP वैल्यू के हिसाब से हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो SRP वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ इसमें लिख सकते हो तुम, नोट डाल के लिख लेना तुम, इफ नथिंग इज गिवन, if nothing is given, if nothing is given then if so will be considered as SRP। तो उसको हम जब भी हमारे को कुछ भी नहीं दे रखा हो, मतलब कि हमारे को कुछ पता ही नहीं चल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, नोट डाल के लिखना सो इफ नथिंग इज गिवन देन सो विल बी कंसिडर्ड एज SRP। तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, SRP वैल्यू मान के चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशंस और इनके न्यूमेरिकल की बात करेंगे।